इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिसके पीछे हम नंगे पैर भागे थे। वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप देख पा रहे हो थंबनेल में, हम क्लास 10th गणित के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। ठीक है, पूरी किताब के हैं, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बोला गया है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताने की अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है तो वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो कि जो अपरिमेय संख्या होती है तो उसका मासा क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। यही तो अपरिमेय संख्या होती है। और जो पी बटा क्यू जो है वो क्या नहीं होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो ये तो हो गया आपके परिमेय। और परिमेय की पहचान है कि इनका मासा एक होना चाहिए। परिमेय की सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, परिमेय क्या होना चाहिए आपका, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 0। और जो एस सी एफ है क्या, पी कामा क्यू का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या है आपकी परिमेय है। और इनके अलावा जो नहीं है तो वो क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय। तो ये भी आपकी कैसी, ये परिमेय है, तो ये अभी आपका आंसर नहीं है। इसके बाद ये देख लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये कैसी है आपकी परिमेय। इसके प्रकार इसके बाद ये आपकी निश्चित गुण तो कट गई, तो ये भी आपकी परिमेय है। तो परिमेय जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल सही है। तो अपरिमेय संख्या क्या है आपकी, पाई। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हमने आपको डिटेल में बताया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बोला गया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या बताना है आपको, योगफल बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, आपको ये दे रखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, देखो आपका बहुपद दे रखा है, हल करते हैं। तो आपको जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है कितना, 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसकी तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण। तो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 3, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 5, और c कितना हो जाएगा, जो c हो जाएगा वो हो जाएगा -2। आपसे पूछा गया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -x का गुणांक। यही तो होता है, -x का गुणांक, और बटे क्या होता है, x² का गुणांक। यही होता है दोस्तों, बोलोगे जी। तो -x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा माइनस की b, और x² का गुणांक क्या हो जाएगा आपका a। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका -b बटे a। तो यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा होने वाला है, तो -b कितना है, तो ये है 5, क्या हो जाएगा -5, और a कितना है आपका 3, तो -5 बटे 3 ये हो जाएगा आपका योगफल। कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का मान होगा। अगर आपको समीकरण ये दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, 3x प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या रखोगे, आपको ये समीकरण दे रखी है क्या, 3x, इस पेन बदल देते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 6। y का मान कितना रखो, 0, तब यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6। यहाँ से 3x 2 की गुणा 0 में, तो 0 बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो x बराबर 2 किस में है आपका, इसमें, और y कितना है 0। तो ये देखो 2 क्या है, ये वाला आपका x होता है, ये होता है y। तो लेकिन x का मान 2 है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, बोलोगे जी सर मज़ा आ गया, आपने इतने अच्छे से समझा दिया। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का है तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सवाल हम चौथा देखने वाले हैं।
बोला गया 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। तो x का मान होगा, तो x का मान कैसे निकाल दोगे आप लोग, ठीक है, अच्छे समझोगे। क्या है आपका 1/x² प्लस 5 बराबर कितना है आपका 1/9। अगर आप तिरछी गुणा करो तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5 बराबर 9। x² बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के 5 हैं इधर, माइनस के 5 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलोगे जी। तो x² बराबर क्या आएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो अंडर रूट 4 निकालो, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मज़ा तो आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए करते हैं हम लोग 5वां सवाल। इस तरह के आपके सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आप फटाफट आंसर कर दोगे। 5वां सवाल बोला गया 3x² - 2x प्लस 1/3 का विविध कर होगा। अगर जब भी आपसे विविध कर निकालने की बात करें तो तुलना कर दो आप व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या थी आपकी, ध्यान दो। तो व्यापक समीकरण देखो आपको दे रखी है समीकरण दे रखी है आपको 3x² - 2x प्लस 1/3। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, और b बराबर कितना आ जाएगा आपका -2, और c बराबर 1/3। आपसे पूछा क्या विविध कर, विविध कर क्या होता है आपका, विविध कर क्या होता है डी बराबर होता है आपका b² - 4ac। तो d बराबर b आपका -2 का स्क्वायर -4a 3, c कितना 1/3। तो 1/3 से 1/3 यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी का है आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 6वां सवाल। बोला गया कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना, यानी कि आपको जो T10 है वो ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना है समीकरण का, समांतर श्रेणी का, तो ये है आपका 2। सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर क्या होता है D, ये होता है आपका T1, ये होता है T2, ये होता है T3। तो कितना हो जाएगा सर्वांतर T2 - T1। तो D बराबर T2 कितना है 7 - 2, तो D बराबर हो जाएगा 5। आपसे 10वां पद पूछा है, फार्मूला क्या होता है, सूत्र 90 पद का तो होता है वो होता है Tn बराबर A प्लस n - 1 ऑफ D। तो 10वें पद का मान बताना, A आपका कितना आया है 2 प्लस n 10 1, और D है आपका 5। तो T10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में से गया 9 और 5, कर लो गुणा। तो T10 बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस 9 पंजे 45 यानी 47। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या 47। पूरा क्लियर हो रहा है ना, सारा हम हल करके हुए चल रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए दूसरा आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 7वां कि 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो, यानी कि जो भुजाएं हैं वो समान ना हो कहलाती हैं समान आकार, सर्वाक्षम, समरूप आकृतियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। यानी 2 आकृतियाँ हैं जिनके आकार आपके समान हैं परंतु आमाप है, यानी कि जो उनकी मापें हैं वो समान नहीं है, तो क्या कहलाएंगी, तो वो कहलाएगी आपकी समरूप आकृति। क्या कहलाएगी दोस्तों, समरूप आकृति। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि आपकी समरूप आकृतियाँ, यानी कि सम से बराबर, रूप माने आकार, इनका आकार क्या है समान है, तो वो हो जाएंगी आपकी समरूप आकृतियाँ, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोला गया बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, तो ये क्या है -6, 8, ठीक है, और किससे मूल बिंदु क्या हो जाएंगे आपके 0,
तो इनकी दूरी बतानी, ये मान लो x1 ये, y1 ये, x2 और ये y1। तो दूरी क्या होती है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालो आप लोग। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 से दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अंडर रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x1 कितना है आपका माइनस के 6 और माइनस x2 कितना है 0 है कि नहीं, x2 कितना है आपका 0 प्लस y1 कितना है आपका ये है 8 और y2 कितना है ये है आपका 0, ये y2 कितना है 0 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, वो प्लस का, और प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया अंडर रूट 100। तो ये हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सही आंसर है आपका 10। ठीक है, लगा पा रहे हो ना आप लोग, अच्छे से बोलोगे जी, समझ पा रहे हो ना। चलिए, इसके बाद नमा प्रश्न बोला गया है कि बिंदुओं -2,6 तथा -2,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ये दे रखा है। अगर ये मानो आप x1 ये मानोगे y1 और ये मानोगे आप x2 ये मानोगे आप y1, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, आप ऐसे ही सवाल को करना, आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x1 कितना है आपका ये है माइनस के 2, x2 भी आपका -2 बटे 2 कामा y1 आपका 6 और प्लस y2 कितना है 10 और बटे 2। तो क्या होने वाला है माइनस के 4 बटे 2 कामा ये 16 बटे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 कामा 8। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ पाए ना आप लोग। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। चलो दोस्तों, 10वें का आंसर आप लोग बताइएगा। बोला गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है। तो आपने इसका एक फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको एक जैसी चीज़ क्या दिख रही है, बोलोगे सर ये 9 इसमें एक जैसी चीज़ दिख रही है। तो क्या कर सकते हो, इसको आप लोग 9 कॉमन ले सकते हो, बोलोगे जी। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 9, और ये क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका बराबर होता है किसका, 1 का। तो क्या हो जाएगा 9 1, तो हो जाएगा आपका 9 एकम 9। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए आप लोग। तो ये वाला जो आंसर होता है क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, इसीलिए इसका मान हमने रख दिया 1। तो 9 की 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। बहुत ही अच्छे से और हमने ट्रिक के साथ किया है। तो 11वां सवाल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है आपके लिए। बोला गया सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान, बिल्कुल सही पूछा गया प्रश्न है। अगर आपका जो है सेक थीटा बराबर 2 है, तो ये सेक थीटा जो है 2 किसका मान होता है, तो ये लिखोगे सर सेक थीटा जो 2 मान होता है वो होता है आपका सेक कितना, सेक 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, सेक 60 डिग्री। तो सेक से सेक आपका कटेगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 1 नंबर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सवाल करने वाले हो। क्या बताया सर आपने, समझ में नहीं है। देखो सेक थीटा बराबर दे रखा है आपको 2, तो आप जानते हो सेक थीटा किसका मान होता है 2, तो वो होता है आपका सेक 60 का। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री। तो सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आएगा नहीं, आ जाएगा। अब आया क्लियर, बोलोगे जी क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद जो 12वां सवाल है, बोला गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा बना कोण
कितना है 60 डिग्री है चाप की लंबाई, मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है ये। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी 21 सेंटीमीटर। और चाप द्वारा बना कोण, यानी कि इसकी जो पूरी चाप द्वारा जो बना कोण है वो है आपका 60 डिग्री। तो जी चाप की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक आप घूम के गए होगे तो लंबाई बतानी है। तो क्या लिखोगे आप लोग, चाप की लंबाई। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यल क्या होता है, जो थीटा होता है और बटे क्या होता है 360 डिग्री, पूरा चाप है, और गुणा क्या होता है ये लंबाई की ऊंची, तो क्या हो जाएगा ये 2πr। ये पूरी परिधि घूमेगा ना तो 2πr। तो यल बराबर थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे 360, 2 पाई का मान 22/7 और आर कितनी दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 छंग 36 और यहाँ से 7 3 21 दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो ले देखो, और 3 दूनी 6 2 एकम 2 कितना बचा आपका यल, यल बचा आपका 22 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही आंसर है। सारे प्रश्न मैं आपको कर करके बता रहा हूँ जैसे कि आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसके परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, वृत्त का क्षेत्रफल ये बोला गया है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आपका परिधि के रूप के समान है, यानी किसके परिधि। ठीक है, यानी परिधि के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका πr², और परिधि क्या होती है वृत्त की, तो वृत्त की ये परिधि क्या होती है आपकी 2πr। तो एक आर से एक आर कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इकाई। 2 इकाई बोल दो या आप क्या बोल सकते हो यूनिट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया क्या 2। कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों ने कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो देख लीजिए 14वां प्रश्न बोला गया एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी आधार का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर। आपको जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr²। बेलन है तो कितना दे रखा है आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइएगा आप लोग। तो बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है, तो आप सभी जानते हो क्या होता है πr² गुणा एच। आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, πr² कितना है आपका 100 और एच कितना है 4.7, तो कितना हो जाएगा आपका, करोगे ये पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 470। आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो किसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर। देखो ये भी है एक जैसा, पर यहाँ पे आयतन क्यूब में होता है ना, किस में होता है घन के रूप में होता है, ये काय का क्षेत्रफल के रूप में, तो आपका ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आपको 15वां प्रश्न करना है। बोला गया है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, 2 से कहाँ से आपकी 2 से 12, 2 के बाद कितनी आएगी 3, 3 के बाद आपकी 5, 5 के बाद आपकी 7, 7 के बाद कितनी 9, 9 के बाद 11, तो कितनी हो जाएंगी आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, कितनी हो जाएंगी 1 2, इनको जोड़ोगे समांतर माध्य क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या पहली संख्या प्लस 11 और बटे 2 कितना हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य निकाल रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, कितना आ गया आपका 7। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है इसका, कितना 7 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए 16वां बोला गया किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या होता है आपका शीर्ष आता है एक पूंछ आती है, यही तो होता है हेड और टेल। हेड और टेल होते हैं सिक्के में, यही तो होते हैं हेड और टेल। अगर आपने एक सिक्का उछाला ऊपर तो हेड आने की प्रक्रिया बोलिए, तो हेड आने की प्रक्रिया कितनी है 1, और टोटल कितने हैं आपके हेड और एक ये और एक ये कितने हो गए 2, तो कितनी हो जाएगी प्रक्रिया, तो शीर्ष आने की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी,
तो शीर्ष आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी, आप मौजवानी भी ट्रिक के साथ कर सकते हो। आप जानते हो कि सिक्के में 2 ही चीज़ें होती हैं, हेड और टेल। तो कुल संभावित कितने हो गए 2, और शीर्ष आने की शीर्ष कितना होता है 1, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 17वां बोला यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा होगा। तो मासा कैसे निकालोगे? ठीक है, सबसे पहले आप 26 के गुणनखंड कर लीजिए। मासा अलग अलग निकालते हो, 2 2 एकम 2 2 तियाँ 6, फिर 13 एकम 13। इसी प्रकार 156 कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 2 तियाँ 6 दूनी 18। इधर 3 एकम 3 3 तियाँ 9, फिर आप 13 कितना हो जाएगा आपका मासा। तो मासा आप किसके निकाल रहे हो? मासा निकाल रहे हो 26 कामा 156 का। तो 26 क्या हो जाएगा आपका? 26 के कितने गुणनखंड आए आपके? 2 गुणा 13 गुणा 1, और 156 के कितने आ गए? तो वो आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। जो कॉमन होता है वही ले लेते, एक ही कॉमन है। और क्या कॉमन है आपका? ये कितना 13, कितना कॉमन है 13 है। ठीक है, कितना हो जाएगा मासा? तो जो आपका मासा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 गुणा 13, 13 दूनी 26। तो मासा कितना आ गया आपका 26। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर बोलोगे जी। इसके बाद 18वां 144 के आवाज गुणनखंड में आवाज गुणनखंडों की घातों का योग, यानी 144 हैं, इसमें घातों का योग पूछा। 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 तियाँ 6 2 छंग 12, और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, और 2 नीम 18, फिर 3 तियाँ 9, और 3 एकम 3 कितनी हो गई? 1 2 3 4। 2 की घात कितनी हो गई? आवाज गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है, तो घातों का योग क्या हो जाएगा? तो 2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी? 4, गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 तियाँ 6, 6 की पावर 4 प्लस 2, 6 की पावर 6। तो क्या होता है 6 की पावर 6? कितनी घात है? 6। तो घातें कितनी है आपकी? घातों का योग कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो 2 पे कितनी आई है? 4, और 3 पे कितनी आई है? 2। 4 2 आए आपके 4 बार, 3 आए आपके 2 बार, तो घात कितनी हो जाएगी आपकी? 6। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ। ठीक है, 19 बोला गया एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं आपके द्विघात बहुपद में? तो आप सभी जानते हो अधिक से अधिक आपके कितने शून्य हो सकते हैं? शून्य, यानी अल्फा और बीटा कितने शून्य हो सकते हैं? ऐसे करके आपको बताना है। 19 में का राइट आंसर कितना हो जाएंगे? ठीक है ना, तो वो आप जानते हो कितना हो जाएंगे? 2, अल्फा और बीटा। द्विघात की बात करी गई तो आपके 2 ही शून्य होंगे। ठीक है, 3 की तो 3 शून्य हो जाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।